हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, यह कहानी माय क्रूअल लव का अंतिम भाग है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी सारी सीरीज़ पसंद आई होगी। चलिए हम इस कहानी में आगे बढ़ते हैं। हमने पिछले भाग में देखा कि रुद्र का पिता ही माफिया वर्ल्ड के सुपीरियर है। यह राज सभी के सामने खुल चुका था। राज खुलने से 2 दिन पहले रुद्र, रोहन और ऋषि एक साथ बैठे हुए थे। रोहन ने कहा, चंदन का असिस्टेंट का फ़ोन आया था, तुम्हारा सुप्रियर के साथ मीटिंग फिक्स हो गई है। इस बार हम तुम्हें अकेले नहीं जाने देंगे। वह चंदन का कोई भरोसा नहीं। रुद्र भी किसी गंभीर सोच में डूबा हुआ था और ऋषि और रोहन की बातें उसे सुनाई तो दे रही थी, लेकिन वह कोई रिएक्ट नहीं कर रहा था। तभी ऋषि ने कहा, क्या हुआ रुद्र, तुम कुछ परेशान लग रहे हो। तो वह अपनी सोच से बाहर आते हुए बोला, देविका भाभी ने कहा था कि डैड हरिद्वार में है और यह बात सिर्फ सनाया को मालूम है और परिवार वालों को सनाया ने ही बताया था, क्योंकि डैड से आखिरी बार बात उसका ही हुआ था। मैं जितना डैड को जानता हूँ, घर में सबसे ज़्यादा करीब भाभी से है और यही बात मुझे परेशान करी है। उन्हें बात करना भी था तो भाभी से क्यों नहीं, सनाया से क्यों। यदि ऐसी बात है रुद्र, तो हम अपने एजेंट को हरिद्वार में एक्टिव कर देते हैं, मालूम करते हैं कि अंकल वहाँ है या नहीं। इसके लिए अपने एजेंट को कष्ट देने की क्या ज़रूरत है। यह बात तो हमें सनाया से ही मालूम चल जाएगा। अब समय आ गया है कि मुझे सनाया से रूबरू होना ही होगा। मुझे भी अपने कुछ सवालों का उससे जवाब चाहिए था। उस दिन सनाया अपने ऑफिस से निकलकर जा रही थी, तभी अचानक एक कार उसके सामने रुक जाती है। वो घबरा जाती है। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, उसमें से 2 नकाबपोश उतरकर उसके मुंह को दबाकर जबरदस्ती बैठा लेते हैं। छोड़ो मुझे, कौन हो तुम दोनों, कहाँ लेकर जा रहे हो, छोड़ो। वह उसके मुंह पर कपड़ा बांधकर और आंखों में ब्लाइंड फोल्ड बांधकर सीधे उस जगह पर ले जाते हैं जहां उसे ले जाना था। जब उसकी आंखों से पट्टी निकलती है तो वो घबरा जाती है, क्योंकि वह एक ऊंची बिल्डिंग की सबसे ऊपर फ्लोर पर थी, जहां पर कोई नहीं था सिवाय उसके। वो अपने चारों तरफ देखती है, तभी उसे जूते की आवाज़ सुनाई देती है। वह समझ जाती है कि उसे किसी ने जबरदस्ती किडनैप किया हुआ है। तभी वहाँ पर नील आ जाता है। उसे देखकर सनाया हैरान होते हुए बोली, कौन हो तुम और मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो, क्या चाहते हो मुझसे। वह बोला, कुछ अधूरी मुलाकात थी और कुछ बातें अधूरी थी जो करनी थी, बैठ जाओ आराम से। लेकिन सनाया कहाँ मानने वाली थी। वह लगभग चिल्लाते हुए पूछती है, देखो मैं नहीं जानती कि तुम्हारी क्या दुश्मनी है मुझसे, लेकिन हो कौन तुम और क्यों तुम्हारी बात माने। नील ने अपने चेहरे से मास्क और गॉगल्स हटाया तो अपने सामने रुद्र को देखकर सनाया की आंखें हैरानी से भरी हो गई। उसके मुंह से कुछ भी शब्द नहीं निकल रहे थे। उसे अब तक विश्वास नहीं हो रहा था कि अपनी आंखों के सामने रुद्र को देख रही है। आंखों में खुशी भी थी तो हैरानी भी थी। रुद्र बोला, क्या हुआ, मुझे देखकर खुशी नहीं हुई कि मैं जिंदा हूँ। यह कैसा सवाल है रुद्र। ऑफ कोर्स तुम्हें देखकर मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन तुम घर क्यों नहीं आए। ऐसे बहुत से सवाल थे सनाया के मन में। तो रुद्र बोला, शांत हो जाओ, तुम्हारे सारे सवालों का मैं जवाब दूंगा, लेकिन फिलहाल मेरे पास भी कुछ सवाल है जो तुम्हें जवाब देना है। सनाया समझ गई थी कि रुद्र उससे क्या पूछने वाला है। उसके ठीक सामने रुद्र बैठता है और वह अपने मन में सोचती है, हमारे बीच में कितने फासले हो गए हैं। कहाँ मैं तुम्हारे गले लगकर अपना हर सुख दुख बांट लेती थी और तुम्हारा हर सुख दुख की भागी बन जाती थी, लेकिन आज तुम्हें देखकर भी मैं तुम्हें गले नहीं लगा सकती। शायद मेरे पापों की सजा है जो तुम मुझसे इतने दूर हो गए। बताओ सनाया, तुम कुछ अपनी सफाई में कहना चाहती हो। हाँ रुद्र। सनाया की आंखें नम हो गई थी। उसके चेहरे पर उसकी गिल्ट साफ झलक रही थी। आज मैं भी बहुत कुछ कहना चाह रही हूँ जो मेरे दिल पर बोझ है। जब मैं लंदन गई तो मुझे कैलाश और उसके बेटे ने जिस फरोसी में डाल दिया था, मैं एक दिन उन बदमाशों की चंगुल से भाग रही थी तो मुझे करण ने बचाया था और वह अपने साथ मुझे अपने घर लेकर गया, जहाँ मेरी मुलाकात फिर से कैलाश और अमन से हुई। वहीं मुझे मालूम चला कि कैलाश तुम्हारा सगा मामा है। कैलाश ने मुझे धमकी दी, यदि मैं उसकी मदद नहीं की तो फिर से मुझे उस जगह ही भेज देगा जहाँ से मैं भाग कर आई हूँ, और यदि मैंने उसकी मदद की तो वह तुमसे बात करेगा और हमारी शादी हो जाएगी। मैं उसकी बातों में आ गई रुद्र। फिर उसने मुझसे कहा कि तुम दुबई के होटल में रुकने वाले हो और मुझे वहाँ स्कॉट बनकर जाना है। कहते कहते सनाया की आंखें पूरी तरह से भर गई थी। उसका गला भर गया था। वो आगे कुछ बोल नहीं पा रही थी, लेकिन रुद्र के चेहरे पर कोई इमोशन नहीं थी। वह उसके आगे बोलने का इंतजार कर रहा था। तो फिर वह बोली, जैसे जैसे कैलाश ने मुझसे कहा था मैंने वैसा वैसा ही किया था रुद्र। और उस दिन मुंबई में होटल ग्लैमर में मैं करण से ही मिलने गई थी।
रोहन को मारने की साजिश भी उसने ही किया था। यहाँ तक कि मिस्टर बंसल को भी उसी ने मारा था। क्या? करण? वह यह सब कैसे कर सकता है? वो तो हमेशा से लंदन में था। वह कब इंडिया आया? रुद्र थोड़ा हैरान था क्योंकि वह तो इन सब के पीछे चंदन को समझता था। वह कभी इंडिया से बाहर गया ही नहीं था। रुद्र उसके नाम और पहचान के साथ लंदन में कोई और उसका आदमी था। वह हमेशा से ही मुंबई में था। उसने मुझे ब्लैकमेल किया कि मैं वह चिप लाकर उसे दे दूं जिसमें तुम्हारे बिजनेस से रिलेटेड सारे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है। होली वाले दिन तुम्हारे ऑफिस में मैं वही ढूंढने गई थी। रुद्र को समझ में आने लगा था कि चंदन और करण दोनों कैसे मिलकर अपने प्लान को अंजाम देते थे, क्योंकि रुद्र को नहीं मालूम था कि करण भी चंदन के साथ मिला हुआ था। वह तो उसकी नज़रों में लंदन चला गया था। डैड कहाँ है सनाया? अब यह मत कहना कि वो हरिद्वार में है। मैं जानता हूँ कि वो हरिद्वार में नहीं है। सनाया को थोड़ा झिझक हो रही थी, लेकिन उसने कहा, अंकल हरिद्वार में नहीं है रुद्र, वो लंदन में है। क्या? डैड लंदन में? लेकिन क्यों? और वो तुमसे झूठ क्यों बोले कि वो हरिद्वार में है? वह बोली, दरअसल जिस दिन तुम्हारी मौत की खबर मिली थी वो किसी से फ़ोन पर बात कर रहे थे। बात क्या, गुस्से से चिल्ला रहे थे। यही कि यदि उन्हें जरा भी शक हुआ सामने वाले की बातों पर, वह उसे ऐसी मौत देंगे कि जो उसने सोचा भी नहीं होगा। सुबोध चंदन से ही बात कर रहा था। चंदन ने उनसे कहा था कि रुद्र का मौत एक्सीडेंटल था, उसमें उसका कोई हाथ नहीं है। मैं बहुत अचंभित हुई रुद्र, वह कुछ अलग थे। मैंने आज से पहले उन्हें उस रूप में कभी देखा ही नहीं था। मैंने उनकी बातें सुन ली थी। जब वो देखे कि मैंने उनकी पूरी बातें सुन ली है तो मैंने उनसे पूछा, अंकल आप किस पर चिल्ला रहे थे? क्या बात हो गई? आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? सुबोध जी ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं है बेटा, तुम्हारी एक हेल्प चाहिए। मदद करोगी? हाँ अंकल बोलिए ना। बेटा मैं लंदन जा रहा हूँ। क्यों अंकल, अचानक से लंदन? बेटा मुझे डाउट है रुद्र की मौत का, और इसी सच को पता करने के लिए मैं लंदन जा रहा हूँ। मैं घर वालों को नहीं बता सकता, इसलिए मैं सभी से झूठ बोलने वाला हूँ कि मैं हरिद्वार जा रहा हूँ, और मैं वहाँ से तुम्हें फ़ोन करूँगा ताकि सभी को यकीन हो जाए कि मैं हरिद्वार में ही हूँ। ठीक है अंकल, आप अपना ख्याल रखिएगा। सनाया बोली, बस यही बात है। वो मुझे इसलिए फ़ोन करते हैं ताकि किसी को शक ना हो कि वो लंदन में है। फिर वो पूछता है, चंदन कभी ये नाम तुमने सुना है? नहीं। सनाया ने नाम में सिर हिलाई। ठीक है, मैं तुमसे मिला हूँ, किसी को मालूम नहीं चलना चाहिए, और जैसा तुमसे करण कहेगा करने वैसा ही करो। रुद्र जाने लगता तो सनाया पूछती है, क्या तुम मुझे कभी माफ़ कर सकते हो? मैंने करण को वो चिप इसलिए नहीं दिया था कि मुझे अपनी परवाह थी। तुम्हारे जाने के बाद वो घर वालों को मारने की धमकी दे रहा था और मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाह रही थी। रुद्र ने कहा, मैं तुम्हारे इस सवाल का जवाब नहीं जानता, लेकिन एक बोझ मेरे दिल पर भी है जो मैं तुमसे पूछूंगा। क्या तुम उसका जवाब दोगी? सनाया अपनी पलकों से रुद्र को हाँ किया। क्या उस दिन दुबई के होटल में जिस वक्त तुम एस्कॉर्ट बनकर मेरे पास आई थी, क्या हमारे बीच में सच में कुछ हुआ था? सुनकर सनाया चुप हो गई। वह बोली, नहीं, क्योंकि मैंने जो जूस तुम्हें दिया था उस जूस में नशे की गोली थी, जिस वजह से तुम्हें कुछ भी याद नहीं था, और मैंने उसी का फायदा उठाया था। रुद्र अपनी आंखें बंद कर लेता है। उसके दिल को एक राहत मिली कि उसने सनाया के साथ कुछ भी गलत नहीं किया है, और वह वहां से चला जाता है। रुद्र और सुबोध एक दूसरे के सामने थे। रुद्र का गुस्सा किसी ज्वालामुखी की तरह फटने को तैयार था। बोलो, आपने इस घिनौने धंधे के लिए मेरी माँ की जान क्यों ले ली? रुद्र गुस्से से कांप रहा था। तुम यह ऐसे कैसे कह सकते हो? वो एक नेचुरल डेथ थी। सुबोध भी सख्त होकर बोला। रुद्र के चेहरे पर कड़वी मुस्कान आ गई। सीरियसली? इतने सालों तक मुझे भी यही लगा था कि माँ का डेथ नेचुरल थी। यदि मुझे डॉक्टर अवस्थी नहीं मिलते तो मैं कभी सच नहीं जान पाता। मैं उस वक्त बच्चा था, इसलिए कुछ मालूम नहीं कर पाया, और आपने डॉक्टर अवस्थी को डरा धमकाकर गलत रिपोर्ट बनवाई और यह साबित कर दिया कि माँ की मौत नेचुरल थी। अब आपके पास कोई जवाब है? सुबोध अपनी आंखें मूंद लेता है और कहता है, मैं सच कह रहा हूँ, मैं ललिता को क्यों मारूंगा? मैं उससे प्यार करता था। एक बार फिर रुद्र के चेहरे पर कड़वी मुस्कान आ गई और बोला, प्यार? आपके मुंह से यह शब्द एक गाली जैसी लगती है। यदि आप मेरी माँ से प्यार किए होते तो यह जो मेरे सामने खड़ा है, चंदन की ओर इशारा करते हुए, आपका नाजायज बेटा नहीं होता। रुद्र के मुंह से सुनकर सभी हैरान हो चुके थे। जो सच सुबोध इतने सालों से छुपाए रखा था वो सच रुद्र को मालूम था। रुद्र के गुस्से से आंखें लाल हो चुकी थी। सुबोध कसकर अपनी आंखें बंद कर लेता है और अपनी मुट्ठी कस लेता है। रुद्र बोला, जवाब है आपके पास? आपको क्या लगा मैं यूं ही हाथ पर हाथ रखकर बैठा हुआ हूँ? मुझे सब कुछ मालूम था, लेकिन मैं सही वक्त का इंतजार कर रहा था। यह चंदन आपका नाजायज औलाद है।
आपके अयासी का निशानी है। देखा था बचपन अपना, कैसे आप मुझे और माँ को अकेला छोड़ देते थे और कहते हैं कि आप मेरी माँ से प्यार करते थे। मैं अपनी माँ की मौत को नहीं भूल पाया हूँ। मैंने आपको उस वक्त माफ़ कर दिया, लेकिन जिस दिन आपकी सच्चाई मुझे मालूम चली, मुझे खुद से घिन आने लगी। बोलिए क्यों? मुझे जवाब चाहिए। सुबोध एक लंबी और गहरी सांस लेकर बोला, हाँ, यह सच है कि चंदन मेरा नाजायज बेटा है। तुम्हारे जन्म के बाद मेरा और ललिता का रिश्ता बिगड़ने लगा था। इसी बिगड़ते रिश्ते में मेरी मुलाकात संध्या से हुई और धीरे धीरे मेरे साथ उसका रिश्ता बनने लगा था। लेकिन बहुत जल्द मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं ललिता के साथ गलत कर रहा हूँ। संध्या बहुत सुलझी लड़की थी। जब मैंने उससे कहा कि अब हमें अपना रिश्ता आगे कंटिन्यू नहीं करना चाहिए, तो बिना कुछ कहे मेरी ज़िंदगी से चली गई। तब मैं नहीं जानता था कि वो प्रेग्नेंट थी। और फिर एक बार मेरी मुलाकात संध्या से उस वक्त दिल्ली में हुई जब तुम मुंबई से वापस आने वाले थे। उसी वक्त संध्या ने मुझे चंदन के बारे में बताया था। चंदन मेरा बेटा है, ना कि मिस्टर खुराना का। उसने पहली बार मुझसे कुछ मांगा था। मैं चंदन को अपना नाम तो नहीं दे सका, लेकिन मैंने अपनी दुनिया में उसे पहचान जरूर दी। मैं चाहता था कि तुम मेरी कुर्सी पर बैठो, इस माफिया वर्ल्ड का किंग तुम बनो। लेकिन तुम बहुत अलग थे बेटे। तुम अपनी माँ के जैसे थे, आदर्श और वसूलों पर चलने वाले, नेकी के रास्ते पर जाने वाले। मैं समझ गया था कि मैं चाहकर भी तुम्हें अपनी दुनिया का किंग नहीं बना सकता हूँ। इसलिए मैंने अपना बिजनेस का बागडोर चंदन को सौंप दिया। मेरे जितने गैर कानूनी काम थे, इसे हैंडल चंदन करता है। तुम हमेशा हमारे बीच में आते रहे और तुम्हें रोकने के लिए ही यह सारे प्लान होते रहे। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मैं ललिता को मारूंगा। मैं आज भी उससे प्यार करता हूँ, उसे मारने का सोच भी नहीं सकता हूँ। सही कहा भांजा, तुम्हारी माँ को मारने वाला कौन है मैं बताता हूँ। यह आवाज़ सुनकर रुद्र चौंक गया। वह उस आवाज़ की तरफ देखा तो उसकी आंखें गुस्से से भर जाती है, क्योंकि सामने कैलाश था जिसके चेहरे पर सातिर मुस्कान थी। क्या हुआ भांजा? तुम्हें लगा कि तुम मुझे दिमागी रूप से कमज़ोर कर दोगे? गलत भांजा, यह लोमड़ी का दिमाग है, इतनी जल्दी कमज़ोर नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, कोशिश तुमने अच्छा की थी। वह सुबोध की ओर देखते हुए कहता है, नमस्ते जीजा, कैसे हैं? सोचा नहीं था कि आपसे ऐसी मुलाकात होगी। चलो तो फिर ये कहानी शुरू करते हैं। भांजा, ललिता मेरी बहन को मारने वाला तुम्हारा पिताश्री नहीं है, मैं था। यह कहते हुए कैलाश के चेहरे पर धूर्त से भरी मुस्कान थी, कोई गिल्ट नहीं। रुद्र की मुठियां कस गई थी, गुस्से से उसकी आंखें जल रही थी। सुबोध भी गुस्से से बौखला उठा। क्या तुमने मेरी ललिता को मारा था? लेकिन क्यों? क्योंकि वह हमारा सच जान चुकी थी, पुलिस में जाने की धमकी दे रही थी। मेरा बच्चा रुद्र को मुझसे दूर ले जाना चाहती है। समझ में नहीं आ रहा है कि मैं उसे कैसे समझाऊं। कुछ ऐसा ही कहा था जिया जी आपने मुझसे उस दिन। आप बहुत नशे में थे। तब मैंने आपको संभालते हुए कहा, वह सब आप मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं संभाल लूँगा। और फिर मैं उस दिन अपनी प्यारी बहन से मिलने उसके घर गया। लेकिन जब तक वो मेरे इरादे से वाकिफ होती, मैं उसका मुंह दबाकर उसकी गर्दन में एक इंजेक्शन इंजेक्ट कर दिया। वह बेचारी मछली की तरह तड़पती रही, छटपटाती रही। उसकी आंखों में नमी उतर आई। लेकिन मैंने उसे सॉरी जरूर बोला था। अपनी माँ की मौत सुनकर रुद्र की गुस्सा की कोई सीमा नहीं थी। गुस्से से उसकी आंखें अंगारे उगल रही थी। अपने सामने उस कातिल को देख रहा था जिसकी आंखों में उसकी माँ को मारने का बिल्कुल गिल्ट नहीं था। वो कैलाश का गर्दन पकड़ लेता है। आज मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। गलती किया था उस दिन ही तुम्हें मुझे मार देना चाहिए था। रुद्र की पकड़ कसते जा रही थी। कैलाश उसके हाथों से छूटना चाह रहा था। सुबोध ने कहा, तुमने ठीक नहीं किया कैलाश। मुझे आज मालूम चला कि मैंने अपने ही घर में सपौले पाल रखे थे। तभी चंदन सुबोध के घुटने पर सूट कर देता है, जिससे एक चीख के साथ वह वहीं फर्श पर गिर जाता है। अपने पिता की हालत देख रुद्र की पकड़ ढीली पड़ जाती है, जिससे कैलाश उसके हाथों से छूट जाता है। रुद्र आकर अपने पिता को संभालता है। वह गुस्से से तमतमाते हुए उठा और बोला, आज मैं तुम सबको खत्म कर दूंगा। तभी चंदन ने कहा, ना, यह गलती मत करना रुद्र, अपने चारों तरफ देखो। सुबोध के ही आदमी उस पर गन ताने थे। उसकी आंखें हैरानी से चौड़ी हो गई थी। चंदन एक खतरनाक हंसी हंसता है और कहता है, यह मेरे आदमी है सुप्रियर, आपको हैरान होने की जरूरत नहीं है। धोखा मेरे खून में है, वैसे ही जैसे आपने मेरी माँ को दिया था। आपको हमेशा से ही रुद्र से प्यार रहा, इसलिए आप इसे अपनी गद्दी पर बैठाना चाहते थे, जो मुझे मंजूर नहीं था, क्योंकि मैं बनना चाहता था यहाँ का नया किंग। आप माफिया वर्ल्ड के किंग तो बन गए, लेकिन अपने बेटे का मुंह नहीं छोड़ पाए। इसलिए मैंने कैलाश से हाथ मिला लिया और आपके ही बेटे के खिलाफ साजिशें रची।
आपके ही नाक के नीचे से आपके बेटे की बर्बादी की साजिशें होती रही और आप अनजान रहे। फिर चंदन सरकास्टिक हंसी हंसते हुए, आपको कीड़े किसने बनाया सुप्रियर? अब सारे गैर कानूनी काम करते हैं, लेकिन लड़कियों के स्मगलिंग और ड्रग्स करने से सख्त नफरत है ना आपको? लेकिन आप भूल गए कि सबसे ज्यादा पैसा इन्हीं दोनों में है। इसलिए आपसे छुपकर और आपका बिना जाने मैंने कैलाश, रमन और करण यह काम शुरू कर दिया, जिसमें मधु को मारना मेरी मजबूरी थी। और यह हमेशा रुद्र मेरे काम में दखल देते आया है। फिर कैसे कब हुआ तुम्हें तो मालूम ही है रुद्र। आपने भले मुझे अपना बेटा मान लिया हो, लेकिन मैंने आपको कभी अपना बाप नहीं माना। इसलिए आपको मारने का मुझे ना कोई दुख होगा और ना कोई मलाल। रुद्र ने थोड़ी राहत की सांस ली थी कि उसके पापा उसकी माँ के कातिल नहीं है। उसे इस बात की खुशी भी थी, लेकिन इस बात का दुख था कि उसके पापा ही माफिया वर्ल्ड का किंग है, जिससे वो हमेशा से अनजान रहा। रुद्र ने कहा, बस अब बहुत हुआ खेल। अब मैं इस खेल को खत्म करूंगा। एक एक को मारकर मैं अपने बदले को पूरा करूंगा। रुद्र आगे बढ़ा ही था कि चंदन सनाया पर गन पॉइंट कर देता है, जिससे सनाया की आंखें चौड़ी हो जाती है। डर से उसकी सांसें रुक जाती है। तो चंदन ने कहा, एक कदम आगे नहीं रुद्र, वरना तुम्हारी प्यारी दोस्त की लाश यहीं बिछ जाएगी। और मैं जानता हूँ रुद्र, तुम्हारी वजह से किसी की जान जाए यह तुम्हें बर्दाश्त नहीं होगी। चंदन खतरनाक हंसी हंसते हुए यह बात बोला था। पेपर लेकर आओ। करण एक पेपर लेकर आता और सुबोध के सामने रखता है। सुबोध गुस्से से चंदन से पूछा, क्या करना चाहते हो? माय डियर सुप्रियर, यह पेपर के अनुसार आप मुझे अपने एम्पायर का वारिस घोषित कर रहे हैं। मैं ऐसा नहीं करूंगा, सुबोध सख्त होकर बोला। तो चंदन के चेहरे पर मिस्टीरियस स्माइल आ गई और बोला, करना तो पड़ेगा, वरना यहाँ तुम्हारा और तुम्हारे बेटे की लाश मिलेगी। रुद्र ने कहा, देखते हैं। वह गरजते हुए बोला, एक बार अपने चारों ओर देखो। तो चंदन और उसके साथी अपने चारों ओर देखते हैं तो हैरान रह जाते हैं। रुद्र के आदमी अंदर घुस गए थे। रोहन और ऋषि भी साथ में थे। चंदन के आदमियों पर वो टूट पड़े थे। दोनों तरफ से भयंकर लड़ाई स्टार्ट हो गई थी। कैलाश और सुबोध, करण, ऋषि, चंदन, रुद्र सभी आपस में भिड़ गए थे। ऋषि और रोहन करण की हाल बुरा कर दिया था। अपने बेटे की हालत देखकर कैलाश बौखला गया था। वह वहीं पर गिरा गन उठाकर ऋषि पर तान देता है और वो जैसे ही शूट करता, रोहन करण को उसके सामने कर देता है। वह गोली सीधे करण को लग जाती है। अपने बेटे को अपने सामने मरता देख कैलाश पागल हो जाता है और अपने बेटे के लाश के पास बैठकर चिल्ला चिल्लाकर रोने लगता है। इधर रुद्र और चंदन एक दूसरे पर भारी पड़ रहे थे। कोई किसी से कम नहीं था, लेकिन रुद्र आखिरी पंच चंदन के मुख पर मारता है और वह लड़खड़ाकर फर्श पर गिर जाता है। रुद्र अपना गन उस पर तान देता है। चंदन के चेहरे पर मौत का खौफ नहीं था, बल्कि वह मुस्कुरा रहा था। रुद्र उस पर अपने गन की सारी गोलियां दाग देता है। 1 घंटे में वहां सब कुछ शांत हो जाता है। लाशों की ढेर लग जाती है। यह देखकर रुद्र का दिल तड़प उठता है। वह ऐसा कुछ नहीं चाहता था। वो अपना सिर पकड़ वहीं बैठ जाता है। तभी उसे अपने कंधे पर अपने पिता का हाथ महसूस होता है और वह बोले, जानता हूँ बेटा, तुमने यह राह नहीं चुना था। यह मेरी बनाई हुई राह थी, जिसमें तुम ना चाहते हुए भी फंस गए। मैं खुद को पुलिस के हवाले कर रहा हूँ। अपने पाप का प्रायश्चित तो मुझे भी करना है। बस तुम मुझे माफ कर देना। रुद्र अपने पिता के सीने से लग जाता है। सुबोध जी खुद को पुलिस के हवाले कर अपना जुर्म कबूल कर लेते हैं। कैलाश बेटे के गम में पागल हो गया था। वह मेंटल असाइलम में पहुंच जाता है। आज सिंह मेंशन दुल्हन की तरह सजाया गया था, क्योंकि आज रुद्र और मित्रा की शादी थी। रेड जोड़े में मित्रा लाल परी लग रही थी, इतनी खूबसूरत जैसे चांद आसमान से उतर जमीन पर आ गई हो। रुद्र भी कम नहीं था। उसकी स्मार्टनेस अनलिमिटेड थी। वह अपने कमरे में रेडी ही हो रहा था, जहाँ मिस्टर खुराना और श्रेया आते हैं। श्रेया को देख रुद्र को थोड़ा गिल्ट फील हो रहा था। वह बोला, आई एम सॉरी श्रेया, मैंने जो किया। तभी श्रेया उसे बीच में रोकते हुए बोली, तुमने कुछ नहीं किया रुद्र, जो किया नील ने किया, और मैंने प्यार भी नील से ही किया था। इसलिए अपने दिल पर कोई गिल्ट मत रखना। हमेशा खुश रखना और अपनी मित्रा को भी खुश रखना। श्रेया को दुख था, लेकिन वह सच से भाग नहीं सकती थी। तभी रुद्र ने कहा, थैंक यू मिस्टर खुराना। यदि उस दिन आपने मुझे नहीं बताया होता कि चंदन आपका नहीं मेरे डैड का नाजायज बेटा है, तो मैं कभी सच तक नहीं पहुंच पाता। तो वह बोले, मैंने वही किया जो मुझे ठीक लगा। चंदन को रोकना जरूरी था। उसके जाने का मुझे बहुत दुख है, लेकिन यह तो होना ही था। यह उस दिन की बात है जब रुद्र और मीनाक्षी जी श्रेया के लिए शगुन लेकर गए थे। जब रुद्र मित्रा से मिलने उसके कमरे में गया था, उसी वक्त मिस्टर खुराना ने रुद्र को देख लिया था और वह उसे पहचान गए थे। जब रुद्र वहां से निकला तो मिस्टर खुराना से उसका सामना हो गया था। रुद्र अपना सच नहीं छुपा सकता था।
और उसने मिस्टर खुराना को सारी बातें बता दी। तभी मिस्टर खुराना ने कहा, तुम्हें मुझसे छुपने की जरूरत नहीं है मिस्टर रुद्र, बल्कि मैं खुद चाहता हूँ कि चंदन को उसके किए की सजा मिले और उस दिन वो चंदन की असली पहचान बताते हैं। इधर सनाया भी अपना सामान पैक कर रही थी। घर वालों को जब से उसका सच मालूम चला है, सभी को उससे नफरत होने लगी है और ऐसे भी अब उसका वहाँ रुकना मुश्किल हो रहा था। उसका गिल्ट उसे रुकने नहीं दे रहा था। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। देखी तो दुल्हन के जोड़े में खूबसूरत मित्रा खड़ी थी। आज ही दोनों को मालूम चला था कि वह दोनों बहनें हैं, इसलिए वे एक दूसरे से फेस नहीं करना चाह रही थी। तभी मित्रा अंदर आती है और देखती है तो पूछती है, आप जा रही हैं? हमारी शादी में नहीं रुकेंगी? वह बोली, हाँ, मेरा जाना ही ठीक है, लेकिन तुम यह मत सोचना कि मैं दुखी होकर जा रही हूँ। सच में मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। अनजाने में ही मैंने अपनी बहन के प्रति अपने मन में नफरत रखी थी। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। सनाया की आंखें भर गई थी। मित्रा की भी आंखें नम थी। उसे इतने सालों बाद अपनी बहन के रूप में उसका परिवार मिला था। वह ऐसे कैसे जाने दे सकती थी? वह बोली, हमने आपकी कभी गलती मानी ही नहीं, तो फिर माफ़ी किस बात की? आपने जो भी किया वो आपका अतीत था। हमें आज हमारी बहन मिली है और हम नहीं चाहते कि आप हमें अकेला छोड़कर जाए। सनाया बोली, मैं अकेला कहाँ छोड़कर जा रही हूँ? हम बात करेंगे ना, फ़ोन पर खूब सारी बातें करेंगे, लेकिन अब मेरा यहाँ रुकना सच में मुश्किल हो रहा है। तभी क्यों मुश्किल हो रहा है? दरवाजे की तरफ देखा तो रुद्र था और साथ में पूरा परिवार भी। रुद्र और सभी अंदर आते हैं। सनाया की नज़रें शर्म से झुक गई थी। रुद्र बोला, तुमने पूछा था ना कि मैं तुम्हें माफ़ करूँगा या नहीं? मैंने उस वक्त कोई जवाब नहीं दिया था, लेकिन आज मैं तुम्हें जवाब देना चाह रहा हूँ। मैंने तुम्हें माफ़ किया सनाया। तुम यह क्यों समझ गई कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए कुछ नहीं है? तुम हमेशा से ही मेरे लिए स्पेशल रही हो। तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। सनाया की आंखें भर गई थी। सभी ने कहा कि रुक जाओ, हम सब ने माफ़ किया, लेकिन सनाया बोली, नहीं रुद्र, मैं इसलिए नहीं जा रही हूँ कि मुझे यहाँ से दूर जाना है। मुझे अपने भी किए की सज़ा भुगतनी है। प्लीज़ मुझे रुकना मत। जिस दिन मेरा गिल्ट खत्म हो जाएगा मैं वापस आ जाऊंगी। तो रुद्र ने कहा, ठीक है, तुम जाना चाहती हो तो हम तुम्हें नहीं रोकेंगे, लेकिन हमारी शादी तक तो रुक जाओ। तो सनाया रुक जाती है। रुद्र और मित्रा मंडप में बैठे बैठे दोनों के चेहरे की चमक साफ झलक रही थी। आंखों में खुशी देखकर सभी बहुत खुश हो रहे थे। पंडित जी ने मंत्रों का उच्चारण करना शुरू किया और विधि विधान से दोनों की शादी संपन्न हो गई। मित्रा और रुद्र दोनों सभी से आशीर्वाद लेते हैं। आज उनकी सुहाग रात थी। मित्रा अपने कमरे में घूंघट ओढ़े बैठी हुई थी। तभी वहां रुद्र आता है। मित्रा का शर्म से गाल लाल हो गए थे। वो अपनी आंखें भींच लेती है। रुद्र को इस बात का एहसास था। वो भी मुस्कुराता है, उसके पास बैठता है और उसके घूंघट को उठाता है तो बस अपने चांद जैसी दुल्हन को देखते रह जाता है। वह बोला, क्या बात है, इस दिन के लिए तो हम दोनों ने बहुत इंतजार किया है, फिर तुम्हारे चेहरे पर इतनी घबराहट क्यों है? मित्रा बोली, घबराहट नहीं है, बस हमें शर्म आ रही है। हाँ वह तो है, शर्म तो आनी चाहिए। आखिर जो होने वाला है वो हम दोनों के लिए बहुत स्पेशल है। लेकिन तुमसे मेरी एक शिकायत है। तो मित्रा हैरानी से रुद्र को देखने लगती है। तुम्हें किस नहीं करने आता? सिखाना पड़ेगा तुम्हें। मित्रा की नज़र एक बार फिर शर्म से झुक जाती है। उसके गोरे गाल गुलाबी हो जाते हैं। तो रुद्र ने कहा, आज शर्माने से काम नहीं चलेगा। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे किस करो। तो मित्रा अपनी बड़ी बड़ी पलकें उठाकर हैरानी से उसे देखती है तो रुद्र अपनी आंखें बंद कर लेता है। तभी मित्रा अपना होठ रुद्र के होठों पर रख देती है। आज दोनों अपनी नई जिंदगी के हसीन सपने में खो गए थे। एक दूसरे के आगोश में एक नई जिंदगी की शुरुआत कर रहे थे। यह कहानी यहीं पर खत्म होती है। रुद्र और मित्रा का सफर भी खत्म होता है और दुआ करते हैं कि दोनों हमेशा ऐसे ही खुश रहें और एक नई सफर की शुरुआत करें। अगर यदि आपको मेरी कहानी पसंद आई होगी तो प्लीज मेरी कहानी को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप सभी को मेरी कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। अगली नई कहानी के साथ मैं जल्द हाजिर होंगी। तब तक थोड़ा इंतजार कीजिए। धन्यवाद।